नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हम अलग-अलग चीजों पर चर्चाएं करते रहते हैं, अलग-अलग इश्यूज को उठाते हैं, उनसे एक्सपर्ट बुलाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। इसी बीच कोरोना के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक दो सेशन पहले भी कर चुके हैं, एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इस पर बात बार-बार करते रहनी चाहिए क्योंकि नए-नए जो सवाल है और नई-नई प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस बनते रहते हैं, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, खासकर कोरोना के आने के बाद। और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आजकल उठ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी हो या आईआईएम्स आईआईटीज, ये सब सवाल करते आ रहे हैं और इसके खिलाफ भी बोलते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमसे बातचीत करने के लिए आज जुड़े हैं महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि प्रोफेसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एमपी सिंह जी आपका, आप हमसे जुड़े। आप 4 किताबें लिख चुके हैं, 15 से ज्यादा किताबें एडिट कर चुके हैं और 60 से ज्यादा मैं शायद अपडेटेड नहीं हूं, पर जो जितना मुझे नॉलेज है उसमें 60 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल पेपर भी लिख चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर एमपी सिंह जी आपका। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना के बाद जो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो ये कितनी कारगर साबित हुई अभी तक? देखिए, कोविड-19 एक ऐसा महामारी जिसे केवल हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्वव्यापी जनजीवन हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। हम देखें, जितने भी हमारे उद्योग धंधे या बाजार, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख, अगर हम कहें, जो संस्थान, जो एजुकेशन, जो शिक्षा का संस्थान है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और आज के समय में, जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात आपने पूछी है, ये इसका आज केवल और केवल हर चीज, जब लॉकडाउन है इस महामारी के कारण, हर सेक्टर इससे प्रभावित है। और हमारा जो युवा वर्ग है, विशेषकर हम कहें अपने छात्राओं को, जो अभी हमारे इस तरीके से निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं या प्रयास कर रहे हैं निकलने का, तो उनके लिए केवल और केवल एकमात्र जो आशा की किरण है, वो केवल ऑनलाइन एजुकेशन है। तो आज के समय में अगर हम देखें तो केवल और केवल हम क्योंकि ये ऐसी महामारी है, इससे बचने के लिए जाहिर सी बात है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भाई जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी करनी है, अपनों की करनी है। तो इसमें जो विकल्प है और जो आशा है, केवल ऑनलाइन एजुकेशन है, और इसके लिए ही हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, आज हम सभी उसके माध्यम से हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपके दोस्त लोग भी होंगे, आपके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन को, ठीक है आपने एक विकल्प बताया क्योंकि इस समय पर आजकल विकल्प ऑनलाइन एजुकेशन है, पर ये कितनी कारगर है, ये मतलब कितना आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो? जी, देखिए, जहां तक कारगर की बात है, मैंने कहा कि आज इसके अलावा कोई हमारे पास होप नहीं है। रहा कारगर की बात, तो हमारे पास, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ये अभी भी कारगर साबित नहीं है। क्यों नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर के बता सकता हूं। जिस प्रकार हमारी जो शिक्षा की जो पद्धति रही है, प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा रही है, मैं तो 2 मिनट लूंगा आपके। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो चिंतन की जो परंपरा रही है, लगभग हम बात करें तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें हमारी जो 3 मेजर जो उद्देश्य होते हैं एजुकेशन के। सबसे पहला उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना, छात्र के चरित्र का निर्माण करना। छात्र का चरित्र का निर्माण कब हो सकता है? जब हम उसको फेस टू फेस, जो हम क्लास की बात करें, तो जो हम डायरेक्ट जो हमारा जो सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, जो क्लासरूम जो टीचिंग की बात है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ हम, जैसे दूसरा जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो सोशल डेवलपमेंट, सोशल विकास, सोशल रिफॉर्म और सोशल
प्रोस्पेरिटी, खुशहाली की हम बात करें, तो जब हम जैसा कि नाम है कि भाई विश्वविद्यालय में हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल हमने उसे सब्जेक्ट का ही ज्ञान दिया है। सब्जेक्ट के साथ साथ वो उस जैसे गुरु शिष्य की परंपरा मैंने आपको बताई, तो वो गुरु के आचरण को भी देखता है, कि उसके डिसिप्लिन को देखता है, और साथ ही साथ उसको सब जो एक्टिविटीज हैं जो उनके जो टीचर्स करते हैं, तो उसका पूरे का पूरा जो आचरण करते हैं उसका पूरा ध्यान फोकस रहता है कि ये किस प्रकार की मतलब शिक्षण पद्धति। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि रहा नॉलेज, तो नॉलेज जो कंटिन्यूटी है, जो ज्ञान का जो विकास है, यहाँ पे हम ऑनलाइन के उससे हम मैं बताऊं आपको तो थ्योरेटिकल तो दे सकते हैं, पुस्तकीय ज्ञान दे सकते हैं। जब बात प्रैक्टिकल की आती है, प्रैक्टिकल की बात आती है, तो ये कहां तक मतलब पहुंच पाती है? जहां तक मेरा अपना मानना है कि बहुत ही कम। क्यों? मैं उसके एक दो उदाहरण दे सकता हूं आपको। जैसे साइंस फील्ड की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें, वो तो केवल फिजिकली जाकर के होगी। दूसरा मैं लॉ की भी बात कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। जैसे लॉ में हम मूट कोर्ट करते हैं, केवल उसी तरह का कोड तैयार किया जाता है जिससे बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकें, और ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। एक और जो फेस टू फेस का जो माध्यम है, पूरे का पूरा जो हमारा जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन उसका परिसर, जो शैक्षणिक जो माहौल मिलता है बच्चे को, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रांत से आता है। सभी तरह के, केवल विषय के ही नहीं, विभिन्न विषयों के बच्चों से वो इतना अपना अट्रैक्शन करता है, और उसको इस प्रकार की जानकारी होती है, सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, और वो उनसे डिफरेंट डिफरेंट विषय पे, रिसेंट पे, मॉडर्न पे, इसके अलावा और भी जो भी ट्रेडिशनल एंशियंट है, तो सभी का पूरा कहते हैं समग्र विकास, होल उसका जो पूरे का पूरा जो विकास होना संभव होता है। और अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, तो उसमें ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी में मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर जी हैं, प्लीज। आपके मित्र भी प्रोफेसर इस टीचिंग लाइन में होंगे, और ऑनलाइन एजुकेशन एक जरिया है, उसी जरिए के सहारे अभी काम चला रहे हैं। तो उस पे आपको एक कैटेगरी होती है स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं बैक बेंचर्स, या कि वो बच्चे जो कि पढ़ने में इच्छुक नहीं होते और दूसरी एक्टिविटीज में इच्छुक होते हैं। तो क्योंकि आप फेस टू फेस क्लास में जब जाते हैं, तो आप उन पर नजर रख सकते हैं, उनको टोक सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। पर ऑनलाइन एजुकेशन में ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? इस में अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो समस्याएं हैं, मैं खुद मतलब एक मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उनकी भी समस्याओं को देखता हूं। दूसरे जो, जैसा कि हमें कहा गया है, ये केवल होप है कि भाई आज तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं, मैं ये जो हमारा जो विशेष दर्जे का जो विश्वविद्यालय है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो वंचित समाज के जो तबका है उनको एक अच्छी जो शिक्षा देने का काम करता है। इसमें हमारे जो जैसा मैंने बताया ना कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वंचित समाज है उसके, तो उसमें 50% इसमें उनके लिए रिजर्व है। अब उनके पास जब बात की, उनके पास कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो जो बैक वेंचर की बात है, तो वहां तो हम प्रैक्टिकली जैसा फेस टू फेस में उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने खुद क्लासेस ली हैं, जो भी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे ये आपका जो जूम है, चाहे सिप्को है, चाहे इसके अलावा गूगल मीट है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो उससे जुड़ ही नहीं पाते। तो समस्याएं इतनी अत्यधिक है, तो 50% बच्चा भी हमारी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाता। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे जैसे इस सिस्टम के लिए अभी अनुकूल नहीं। एक चीज होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट में जहां लोगों के पास सुविधाएं होती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा अच्छे होते हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे कि जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे फीस बहुत कम है, जहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप शायद इतना अच्छा फाइनेंशियली नहीं कर रहे हो, उनको सुविधा मिलती है वहां पर सारी। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट का अगर
कंपैरिजन करा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या प्राइवेट में इस समय अच्छी है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर? प्रशांत जी, अगर इसका मैं जवाब दूं तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्राइवेट वर्सेस अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लगभग प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमें देखें कि मशरूमिंग की तरह ये बहुत सारे मतलब प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक ये सब ओपन कर दिए गए हैं। देखिए उनके जो रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो रिकॉर्ड में सब कुछ संभव है, सब चीज अवेलेबल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं उसके पास नहीं होता है। उनका जो मेन मोटो है, लगभग सभी उनका मैं बात कर दूं कि लगभग इन इंस्टीट्यूशन का मेन मोटो क्या है? इनका मेन मोटो है प्रॉफिट मेकिंग। तो यहां बात आती है हमारी किस चीज की? क्वालिटी की। क्या क्वालिटी कंसर्न है जी? बहुत ही रेयर ऐसी नामी यूनिवर्सिटी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, अगर हम देखें तो हार्डली 10%, हार्डली 10%। अगर उसके बाद देखें 90% सबका काम क्या है? और दूसरा क्वालिटी बेस कुछ नहीं है, दूसरा अगर हम देखें स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखिए जो मैंडेटरी किया हुआ है हमारे गवर्नमेंट ने कि हर संस्थानों को क्या करना है, नेक नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल है, उसके माध्यम से ग्रेड लेना है। अगर आप देख लेंगे तो हकीकत आपको खुद पता चल जाएगी, बयां हो जाएगी कि किस तरह की मतलब हमारे इवन केवल प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अभी तक नेक नहीं कराई, जबकि वो गवर्नमेंट कहती है कि नेसेसरी है। तो इसमें मैं यही बता सकता हूँ, तो प्राइवेट के जो है केवल और केवल उनका इस तरह का काम है और समस्याएं इसमें अनगिनत है। प्रोफेसर साहब, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बच्चों के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक वाले, क्योंकि पब्लिक वाले किसान के बच्चे हो सकते हैं, मजदूर के बच्चे हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के बच्चे हो सकते हैं। प्राइवेट में भी होते हैं ऐसे, पर उनकी मात्रा कम होती है, उनमें फाइनेंशियली स्टेबल लोग ज्यादा आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर भारी है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कह सकते हैं, सभी नहीं। मैंने बताया ना, जो हमारे जो अग्रणी जो रिनोन्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करें, गलगोटिया की बात करते हैं, बहुत ही फ्यू इंस्टीट्यूशंस हैं। नो डाउट उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, मैं मानता हूं। और ये भी मानता हूं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं सभी में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इनका पल्ला भारी, क्योंकि इनको शो ज्यादा करना है, क्योंकि मार्केटिंग का फंडा है इनका। तो मार्केटिंग करते हैं कि अवेलेबिलिटी दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास सब टेक्नोलॉजी से हम पूरी तरह से हमारे पास लेस है और हमारे पास सब फैसिलिटी अवेलेबल है। वही बात है जब हम इसकी बात करते हैं कि जब हम जाते हैं, मैं भी कई जगह जब इसकी जो एक्रीडेशन देनी हो, मान्यता देनी हो, तो मान्यता देते समय इनके पास सब मिल जाएगा आपको, लेकिन जब उसके बाद में जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो दोनों ही हैं। प्रोफेसर साहब, एक कैंपेन चलाते हैं इसमें हमारे मोदी साहब, जिसको डिजिटल इंडिया का बोलते हैं कैंपेन, पर कोरोना आता है और हमारा डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, और उसी में सबसे बड़ा जो सेक्टर होता है वो होता है एजुकेशन सेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना एक आई ओपनर साबित हो रहा है हमारे लिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए? देखिए, एक किसी शायर ने कहा है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वरना हकीकत क्या है ये हम सभी जानते हैं। तो जहां तक जो सरकार का जो प्रयास है, जो सराहनीय प्रयास है, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। वही बात मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो MHRD और MHRD मिनिस्टर साहब ने बहुत भरसक प्रयास किया भी है और कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संसाधन अगर मैं गिनाऊं, क्योंकि मैं इस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ा हुआ हूं और इसी से ही सब एजुकेशन की एक नींव निकलती है। इसमें क्लियर ही है कि जैसे हमारे जो MHRD ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे इसमें हम जो ऑनलाइन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारा स्वयं है, मूक्स है, हमारा जो इसके अलावा PG पाठशाला है, शोध सिंधु है, नेशनल डिपोजिटरी है, विद्वान है, आचार्य है, शोध गंगा है, और तो और मैं आपको बताऊं कि जब हम देखते हैं
स्वयं प्रभा एक ऐसा माध्यम है जो भी सरकार ने जो 32 इसके जो डीटीएच चैनल चलते हैं, और इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ई विद्या है, इवन कम्युनिटी को जोड़ने के लिए रेडियो का भी ये किया है। लगभग 12 और जब मैं MHRD मिनिस्टर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि लगभग हम हर 1 क्लास 1 चैनल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वही बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये तो ख्याली पुलाव है, क्योंकि हम रियलिटी जो देखते हैं, वो रियलिटी अगर बाकी हम सब परिपूर्ण हैं, तो रैंकिंग जो वर्ल्ड रैंकिंग में हम बात करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ ठहरते हैं, जो अच्छे जो हम कहते हैं कि हमारे IIM, IISc और जो IITs हैं, बाकी जो सेंट्रल बहुत फ्यू यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जब वर्ल्ड रैंकिंग की बात आती है कहीं 100 में भी नहीं आते हैं। तो प्रोफेसर क्या कारण है? मैंने नेक की बात, प्रोफेसर साहब मैं जानना चाहता हूँ जी, जैसे कि अब कोरोना सुधरेगा या जब भी सब ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब कितने टाइम के लिए पीछे हो जाएगा इस कोरोना की वजह से? देखिए, नो डाउट कि केवल एजुकेशन ही नहीं, सभी पर प्रभाव पड़ा है, और हमारा एजुकेशन भी इससे मतलब अछूता नहीं रहा है, इस पर भी प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव, चाहे जो हमारे जो एडमिशन टेस्ट थे वो अभी तक नहीं हो पा रहे, नीट जैसे एग्जाम भी अभी तक नहीं हो पा रहे, UGC नेट तक के एग्जाम नहीं हो पा रहे, इसके अलावा भी और भी जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है वो नहीं हो पा रहे। तो जाहिर सी बात है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और लगभग अगर ये अभी तो ये भी नहीं पता कि ऐसा महामारी की कब तक है। कहा जाता था कि अभी 2 महीने 3 महीने लगभग होने को आए हैं और अभी भी कंटिन्यू जा रही है, तो इसको अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कम से कम 1-2 साल तो हम पीछे जा ही रहे। चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात हो गई, आपने प्रॉब्लम्स बताई भी। मैं जानना चाहता हूँ, अगर देखा जाए एक प्रोफेसर की नजर से देखा जाए तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन को या आप अपने एजुकेशन सिस्टम को? अगर आपकी व्यक्तिगत राय ली जाए तो आपको क्या लगता है? मेरा अपना जो व्यक्तिगत राय यही है कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, और क्योंकि आज तो मैंने कहा तो ये तो विकल्प ही है, अभी हमारे पास और कोई इसके अलावा चारा नहीं है, तो इसलिए ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही हम रखना चाहते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास क्या फैसिलिटी है, क्या हमारे पास अभी आप मैं बता दूं, रूरल एरिया में ऐसे भी जगह हैं हमारी कंट्री में यहाँ बिजली भी नहीं है, तो बिजली क्या पर्याप्त मात्रा में है? इसके अलावा हमारे पास अदर जो गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई रातों रात ये एक संग अचानक और ये हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मेरा इसमें, जैसे आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा जो सुझाव पर्सनल ये है, अगर मैं 1-2 बात और बताना चाहता हूं आपको, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन यूरोपियन कंट्री में तो लगभग 1 दशक से चला रहा है, और जिनकी जो वर्ल्ड रैंक, हार्वर्ड की बात करें, हम MIT की बात करें, स्टैनफोर्ड की बात करें, ऐसी जो नामी संस्थान है, वहां पे भी दोनों प्रकार की एजुकेशन प्रदान की जाती है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, मींस डायरेक्ट। तो ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए सही है? जैसे एम्प्लॉयर है, वो आगे प्रमोशन लेना चाहते हैं या किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, तो मेरा यहाँ पे यही सुझाव है कि दोनों ही जरूरी है। तो जो नीडी है, जिनके ऑफलाइन या डायरेक्ट एजुकेशन लेने का टाइम नहीं है, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो ऑनलाइन मैंने बताया, जैसे यूरोपियन कंट्री का एग्जांपल, उससे अच्छा तो हमारे पास सिस्टम नहीं है। अमेरिका या हम इसकी बात करें यूके और अदर जो भी यूरोपियन कंट्रीज, उनके पास तो सारे फैसिलिटीज हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों ही कॉर्नर लिए हुए, ऑनलाइन भी लिए हुए हैं और साथ साथ में ऑफलाइन भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही मेरिट है, और दोनों ही अगर इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं तो ये सब पहले तो सरकार ये सभी जो, जैसे मैंने बताया, जैसे गरीब तबका है उसके लिए भी फैसिलिटी हो, उसके साथ साथ में उसके लिए
ये सब सुविधाएं हों तो हम कह सकते हैं। प्रोफेसर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, वो आ रहा है कि जो कि वो तबका है जो कि ऐसे गांव में रहता है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, या जहाँ पर उन तक बिजली, जैसा कि आपने बताया, बिजली ही नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे आप प्रोफेसर हैं, और आपको क्या लगता है फिर आप इन लोगों तक कैसे पहुंच पा रहे हैं? कोई जरिया है उनको पहुंचने का, या उन्हें बताने का, उन्हें पढ़ाने का? जी जी जी, आज की डेट में मैंने जैसे बताया, हम भी क्लास लेते हैं तो 50% बच्चे तो हमारी क्लास में भी नहीं आ पाते। तो उनके जो उन्होंने जो मोबाइल जो कांटेक्ट नंबर दिए हैं, तो उनसे कई बार कांटेक्ट किया जाता है। तो उनकी वही जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? जेन्युइन प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनके पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं, ना तो लैपटॉप है, ना उनके पास डेस्कटॉप है, एक मोबाइल है, कई बार तो स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्ट मोबाइल भी नहीं है, वो केवल सुन पाते हैं। तो हमारे सामने ये समस्या है। अगर एक स्मार्टफोन भी 3 बच्चे हैं, उनको क्लास से कैसे पॉसिबल है? तो उनको कनेक्ट करने के लिए कई बार हम ईमेल तो कर देते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है। फिर उनको कॉल करके भी पता करते हैं, तो कॉल करने के बाद ये समस्याएं आती हैं कि हमारे पास सारी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं। तो इस तरह की समस्याएं, तो 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद इस तरीके से कनेक्ट हो जाएं। फिर उनके साथियों को भी, जैसे हमने जो सोशल मीडिया में जैसे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्लास का, उसमें उसको सूचना जो भी प्रेषित करनी होती है वो भेजते हैं, उसके बावजूद उनको 2 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं प्रोफेसर तो साहब, कनेक्ट होना उनके साथ। इन्हीं बीच में कोरोना के समय में बच्चों के साइकोलॉजी या बोलिए मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या बताते हैं? कुछ उनको आप क्या अपना गुरु मंत्र देते हैं जिससे कि वो आपसे जुड़े रहे, या विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, या किताबों से जुड़े रहे? केवल और केवल हम इस समय उनको यही बताने का प्रयास करते हैं, और बताता भी हूं मैं बच्चों, जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, जब जो समस्या है इसका भी निदान होगा। तो आज किसी प्रकार की भयभीत होने की जरूरत नहीं है, केवल इससे सचेत रहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस होगी, हम जागरूक होंगे, तो हम सभी समस्याओं से निजात पा लेंगे। आप किसी भी प्रकार से कोई प्रकार की एंजाइटी, कोई भी टेंशन, जैसे कि बहुत जल्दी आप भी समझते हैं कि आजकल का जो युवा है बहुत जल्दी उसमें आ जाता है, तनाव में अवसादग्रस्त हो जाता है। तो उनको कहते हैं इस प्रकार की कोई भी एंजाइटी, किसी प्रकार की वो लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये धीरे धीरे मतलब ये सब समस्याओं का समाधान होगा। जाहिर सी बात है, युवा वर्ग के सामने बेरोजगारी या जॉब की चिंता और ये सब आगे हायर और स्टडी की चिंता तो है, लेकिन समय के साथ साथ वो सभी उनको दूर हो जाएगा। तो वो टच में भी रहते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मोटिवेशनल बातें भी करके, मोटिवेशनल कोई हमारे पास थॉट आता है उसको भी शेयर करके, और मोटिवेशनल जो वीडियो वगैरह भी होते हैं तो उनको भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, जिससे उन पर भी प्रभाव पड़ता है, और बात भी कर लेते हैं कि कोई समस्या की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने बहुत सारी बातों के जवाब दिए। सबसे जरूरी जो आपने बात बताई वो आपने सोल्यूशन बताया हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, वो जवाब देना नहीं जानते। तो सोल्यूशन मैं मानता हूं कि हमेशा हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बताने वाला जरूर होना चाहिए, और यही हमारा एटीवी न्यूज की कोशिश रहती है कि प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन के ऊपर भी बात करें। तो प्रोफेसर साहब, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमसे जुड़े, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो अवसर भी साथ लेके आती हैं। तो नो डाउट इसमें अवसर भी काफी है। तो आपसे भी बात हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।